आपको कितना टाइम हुआ है शेयर मार्केट में मैम? मिस्टर नरसी सैनी सर की क्वेरी है और मिस्टर पवन चौहान सर की क्वेरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी है। मैं कई बार बता भी चुकी हूँ आपको कि लगभग 15 साल मुझे शेयर मार्केट में कंप्लीट हो चुके हैं। एक अच्छे खासे ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ों का एक बहुत अच्छा खासा मेरे को मार्केट का एक्सपीरियंस हो चुका है। एक अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो खुद मैनेज करती हूँ और ऐसे में मेरे स्टडी रिजल्ट्स में जो देखो, शेयर मार्केट एक कंटिन्यूअस लर्निंग है और उसी लर्निंग के बीच बीच में मुझे जो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये आप लोगों को बताई जानी चाहिए, तो वही न्यूज़ मैं आपको अपने न्यूज़ सेक्शन में बताती हूँ। खास करके न्यू कमर्स के लिए है मेरा चैनल, जिनको शेयर मार्केट की समझ नहीं है, बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की अच्छी हैवी न्यूज़ वो समझ नहीं पाते हैं, तो उसी तरह से बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट से जो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मुझे लगते हैं कि ये न्यूज़ मुझे आपको बतानी चाहिए, वो मैं इस न्यूज़ सेक्शन में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। बिना देरी के सबसे पहले चलते हैं अपने शुगर सेक्टर की न्यूज़ पे। शुगर आउटपुट फॉल 16% इन अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर। तो आप देखो, शुगर सेक्टर को लेके ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इस न्यूज़ के आते ही कहीं ना कहीं आपको शुगर सेक्टर्स के शेयर्स में हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि शुगर सेक्टर के जितनी भी मिल्स है ना शुगर सेक्टर से रिलेटेड, उनके लिए ये कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है। क्योंकि आउटपुट अगर फॉल हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने जो इन्वेंट्री बिल्डअप की हुई है शुगर मिल्स ने, उसको वो अब मनचाहे उसका प्राइस बढ़ा सकते हैं और कहीं ना कहीं अब उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में। और ऐसे में शुगर सेक्टर के शेयर्स में आपको हलचल, तेजी और उठापटक और ट्रेडिंग सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये न्यूज़ हालांकि शुगर सेक्टर के शेयर्स के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है, लेकिन फिर भी जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं ना, जिनका नजरिया 5-10 साल के लिए है ना, डेफिनेटली शुगर सेक्टर के शेयर्स बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाते हैं लॉन्ग टर्म प्ले के हिसाब से। केवल टॉप 3-4 कंपनीज को छोड़ के बाकी की शुगर सेक्टर की कंपनीज मुझे उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के ऊपर। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत दिनों बाद ये क्वार्टर में ग्रोथ के नंबर्स आए हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ग्रो किया है लगभग 7% से। आप देख रहे हो कि यूरोप और अमेरिका को जाने वाले जितने भी कंसाइनमेंट्स थे जो रेड सी की तरफ से जाते थे, उनमें कहीं ना कहीं इजराइल वॉर के चलते कहीं ना कहीं रुकावट का माहौल था। उन शिप्स को पूरा साउथ अफ्रीका का नीचे से पूरा चक्कर लगा के जाना पड़ता था। कहीं ना कहीं कंपनी की फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई थी और यूरोप में अभी जितना भी डिस्टर्बेंस चल रहा था इंटरनेशनल लेवल पे ना कहीं टेक्सटाइल सेक्टर को सबसे ज्यादा इसका नुकसान था। लेकिन ये न्यूज की अब एक्सपोर्ट ग्रो करने लगे हैं, तो ये न्यूज अब टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर्स को लेके थोड़ी राहत दे सकती है। एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन और गिरावट जो चल रही थी टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर्स में, वो आपको कहीं ना कहीं थमती हुई दिखाई दे सकती है और ये अच्छे मौके दे सकती है अगर आप ऊपर के 4-5 अच्छी कंपनीज में लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाना चाहें। एक्सेप्ट आप टेक्सटाइल सेक्टर में कोई छोटा मोटा शेयर ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि टेक्सटाइल से रिलेटेड 50 छोटे स्मॉल कैप कंपनीज है। आप कोशिश करोगे कि ये न्यूज देखते के साथ उनमें जाके पैसा लगाना, लेकिन बजाय कि उनमें पैसा लगाने के लिए कि आपको देखना चाहिए जो बड़ी अच्छे प्लेयर्स है ना, कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो ना, तो उस सेक्टर के टॉप 5 प्लेयर्स पे ही आपको दांव लगा के चलना चाहिए। ये गोल्डन थंब रूल बता रही हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी, सोलर फोटोवोल्टेक पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है 10 से 12% की। तो कहीं ना कहीं अब ये जो सोलर फोटोवोल्टेक बनाने वाली कंपनी थी, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है बोरोसिल रेन्यूएबल का, नॉट एग्जैक्टली सोलर फोटोवोल्टेक, बल्कि सोलर फोटोवोल्टेक में यूज होने वाला ग्लास, जो चाइना से इन दिनों काफी ज्यादा डंपिंग जिसकी हो रही थी और वो डंपिंग अब रुक चुकी है, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर अभी आप देख रहे हो कि 10 से 12% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। तो ये वाली न्यूज जो सोलर सेक्टर की कंपनीज है, जो छोटे स्मॉल प्लेयर्स हैं, उनके लिए राहत की सांस होगी और कहीं ना कहीं आपको इन शेयर्स में इस न्यूज के चलते ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी एक बात कहूंगी, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है ना, तो बहुत ही सोच समझ के सोलर सेक्टर का शेयर पिक करना है। रीजन बता देती हूं कि सोलर सेक्टर के शेयर्स में अभी इंडिया की मोनोपोली नहीं है।
चाइना से कभी भी डंपिंग होने लगती है, कभी भी नेशनल इंटरनेशनल अलग अलग तरह के इश्यूज आने लगते हैं। तो ऐसे में सोलर की जो कंपनीज है ना, उनका बहुत ही नियर टर्म में आपको कोई बहुत अच्छे रिटर्न देना थोड़ा मुश्किल है। ट्रेडिंग वेडिंग आपको करनी हो, ट्रेडिंग की जानकारी हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन किसी भी मेरी इस न्यूज़ पे जाके किसी भी तरह का ट्रेड अगर आप लेते हैं और आपको उस पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। मैं किसी भी तरह का फिलहाल किसी तरह की ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करती हूँ। आप अगर न्यू है ना तो बिल्कुल भी आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। यूट्यूब के फ्री रिकमेंडेशन पे तो आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अनटिल अनलेस आपको खुद से ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स की समझ नहीं हो जाती, तब तक आपको ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी टाटा मोटर्स के शेयर पे। टाटा मोटर्स के शेयर को ऑटो पीएलआई में 142 करोड़ का इंसेंटिव मिला है और इसी के चलते शेयर जो गिरावट की तरफ था उसको थोड़ा राहत मिली है। शेयर 700 की तरफ जा रहा था और फिलहाल शेयर में एक बहुत अच्छा अपमूव आते हुए दिखाई दिया है। एक बहुत अच्छी बाइंग शेयर में नीचे से आई है, तो ये गिरते हुए शेयर को थोड़ा सा एक राहत देगी। जिन भी लोगों को टाटा मोटर्स में बड़ा लॉस हो रहा है तो उनको कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो के लॉस में थोड़ी रिकवरी दिखाई दी होगी। डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से केवल 2 कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें ईवी सेक्टर के लिए ऑटो पीएलआई का लाभ मिला है। उसमें एक नाम आता है सबसे बड़ा टाटा मोटर्स का, और सेकंड नंबर पे ये जो ऑटो पीएलआई मिली है वो मिली है महिंद्रा एंड महिंद्रा के एसयूवी मॉडल्स को लेके। तो आप इन स्टॉक को लेके अगर आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं तो ये आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है। गिरावट जो शेयर में चल रही थी वो कहीं ना कहीं आपको रुकते हुए दिखाई देगी। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी, जेके लक्ष्मी सीमेंट अपनी 3 सब्सिडरीज को अपने अंदर मर्ज करने जा रहा है और ऐसे में जो उदयपुर सीमेंट था इनका, इस कंपनी का एक छोटा सा पार्ट था जिसको आप कह सकते हैं, वो अब उदयपुर सीमेंट भी अब कहीं ना कहीं पार्ट बनते हुए दिखाई देगा जेके लक्ष्मी सीमेंट का, जो पहले इसकी एज अ सब्सिडरी एक्ट कर रहा था। और ऐसे में इस शेयर में जो चल रही गिरावट है ना, वो कहीं ना कहीं आपको थमते हुए दिखाई देगी। इस शेयर में आपको ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे सकती है। और इस मर्जर के बाद में आप जिन भी लोगों के पास उदयपुर सीमेंट के शेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफर होते हुए दिखाई देंगे। आपको जेके लक्ष्मी सीमेंट का शेयर्स आपको मिलते हुए दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी डी मार्ट के शेयर पे। तो डी मार्ट के शेयर में ईयर ऑन ईयर 18% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही शानदार, एक कहते हैं ना पुल बैक होता है, उस कंपनी के लिए, उस शेयर के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज होती है। 18% की रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही अच्छी मानी जाती है और शेयर इसी न्यूज के साथ 12% हाइक पे था। बहुत सारे लोगों ने डी मार्ट में बहुत हाई पे एंट्री की हुई है। 4,045 और 5,000 के रेट पे लोगों ने डी मार्ट के शेयर को लिया हुआ है और ये न्यूज कहीं ना कहीं थोड़ा राहत जरूर देगी। लेकिन नियर टर्म में जिस तरह का शेयर अभी परफॉर्म कर रहा है ना, मुझे कोई बड़ी इसमें तेजी की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। बहुत ही सैचुरेटेड प्राइसेस मुझे डी मार्ट के लगने लगे हैं। डी मार्ट को मैंने जब इसका आईपीओ खुला था ना, केवल उसी वक्त थोड़ा सा ट्रेड किया था, लेकिन उसके बाद से डी मार्ट के प्राइसेस मुझे बहुत ज्यादा सैचुरेट लगते हैं और खास करके 3,000 और 4,000 से ऊपर के प्राइसेस तो मुझे डी मार्ट में बिल्कुल भी एंट्री के हिसाब से, हाँ बहुत ही आपको बहुत सेफ कहीं पैसा रखना है और रख के बस भूल जाना है तब तो कह नहीं सकती, लेकिन किसी तरह की कोई नियर टर्म कोई बहुत बड़ी तेजी मुझे डी मार्ट में दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी वरुण बेवरेज के शेयर को लेके। वरुण बेवरेज अपनी एक साउथ अफ्रीकन सब्सिडरी है इनकी बेवको, वहां पे वो 412 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वरुण बेवरेज अपने सेक्टर की एक टॉप प्लेयर है, टॉप लीडर है। तो ये वाली न्यूज के साथ इस कंपनी में जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है ना, उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज बनती है। और ऐसे में शेयर जो पहले लग रहा था कि शायद गिरावट की तरफ जाएगा, लेकिन जब भी किसी कंपनी में इस तरह के अच्छे इन्वेस्टमेंट की न्यूज आती है ना, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस के ग्रोथ को दिखाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये सेक्टर का प्लेयर है, पेप्सिको, स्लाइस, स्टिंग, कुरकुरे, बहुत सारी इनकी इस तरह की चीजें हैं जो आप देख रहे हो ना कि इंडियन जो मिडिल क्लास से लेके हर क्लास इनको यूज करता है। हर क्लास में इनका एक कंज्यूमर बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर अगर सेक्टर का शेयर की बात आती है तो मुझे वरुण बेवरेज कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर लगता है
बजाय कि और जितने भी इस वक्त बहुत सारे लोग HUL प्रेफर करते हैं, तो HUL के कंपैरिजन में मुझे थोड़ा VBL वरुण बेवरेजेस थोड़ा बेहतर लगता है कि अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इस तरह के स्टॉक्स आपको एक सेफ प्ले और एक हैंडसम रिटर्न के साथ आपको जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का पार्ट भी नहीं है। मैं आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ, किसी तरह का बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन समझने की कोशिश आपको मेरी इस न्यूज़ से नहीं करनी है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी कि ये मल्टी बैगर स्टॉक पे लेके मेरा क्राइटेरिया पूछ रहे हैं मिस्टर नवदीप सिंह सर की क्वेरी है। तो मैं आपको बता दूं मिस्टर नवदीप सिंह सर, इस पे मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाली हूं कि क्या वो 10 से 15 के भी आसपास क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे अगर आप किसी भी कंपनी को पिक करते हैं तो वो लॉन्ग रन में जाके एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको देते हुए दिखाई दे सकती है। वो क्राइटेरिया मैंने नोट डाउन किए हैं। पूरे नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स मैंने अपना रिसर्च जो था ना वो कॉन्सेंट्रेट किया था कि आखिर कौन से स्टॉक जाके मल्टी बैगर बनते हैं, और उस पे जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले। बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आ रही हूं जिसमें आप ये देख पाओगे कि मेरे कौन से क्राइटेरिया हैं या वो गोल्डन रूल कौन से हैं जिनको अगर आप फॉलो करके और अपनी रिसर्च करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, तो डेफिनेटली आप भी अपने पोर्टफोलियो के लिए कोई ना कोई मल्टी बैगर स्टॉक जरूर ले पाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी मिस्टर सहारुल हुसैन की क्वेरी है। ये कहते हैं कि गेल पे कुछ बोलिए। तो गेल पे मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है, और एक्चुअली जितनी भी ऑयल मार्केटिंग और फिर गैस से रिलेटेड जो कंपनीज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इनके प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ये इंटरनेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, और घरेलू पॉलिटिक्स भी शामिल होती है OMCs और गैस रिलेटेड कंपनीज पे। तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में इस तरह के स्टॉक्स रखना पसंद नहीं करती जिन पे एक छोटी सी न्यूज़ की वजह से बड़ा करेक्शन आ जाता है। तो गेल का स्टॉक, और जिस तरह से अभी लास्ट बीते गए साल में जिस तरह से PSU सेक्टर में बहुत ही तेजी थी और हर तरह के PSU सेक्टर ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन अब ये वाला साल मुझे लगता है PSU सेक्टर के शेयर्स को थोड़ा पेन झेलना पड़ सकता है। एक लॉन्ग टर्म करेक्शन या फिर लॉन्ग कंसोलिडेशन में भी ये स्टॉक्स आपको जाते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझना है कि गेल के शेयर में इस वक्त आपको करेक्शन को किसी तरह की कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आप समझते हैं तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। गेल का शेयर बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत सॉलिड है, लेकिन इसका जो सेक्टर है ना वो बहुत ज्यादा रिस्की टाइप का है। मतलब कि या तो यहाँ पे इंटरनेशनल या फिर यहाँ पे नेशनल पॉलिटिक्स का बहुत असर पड़ता है। तो बस यही कहना चाहूंगी, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा भी गेल नहीं है। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी मिस्टर हेमंत कुमार गुप्ता सर की क्वेरी है। ये कहते हैं ABT रेडिंगटन के बारे में मेरा क्या कहना है। तो जरा चार्ट वार्ट खोल के देखती हूँ और मैं बताती हूँ कि ABT रेडिंगटन पे मेरा क्या मानना है। तो ABT रेडिंगटन के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंपनी प्रोक्योर्स IT एंड मोबिलिटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेंडर्स एंड हैंडल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स सेल्स द सेम टू रीसेलर एंड डीलर्स। तो देखिए, कंपनी केवल और केवल एक ट्रेडिंग का काम करती है, मतलब एक जगह से प्रोडक्ट को लेके दूसरी जगह प्रोडक्ट को डिलीवरी तक का काम इनका है। तो किसी तरह का कोई ऐसा सेक्टर ये नहीं है कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो। अगर इस कंपनी में कोई दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं कोई दूसरी कंपनी इसका काम करने स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इस तरह की जो ट्रेडिंग रिलेटेड कंपनी होती है ना, जिनका कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होता जो कि इकोनॉमी में कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, तो उस कंपनी के कोई बहुत अच्छे आप जिस तरह के जिन सेक्टर्स की मैं बात करती हूँ ना लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में एक ऐसी जगह रखते हैं जो अपने आप में एक ब्रांड है, जिनके बिना इकोनॉमी में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन इस तरह की कंपनीज जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है ना, वहां किसी तरह के कोई बहुत बड़े अपमूव के चांसेस मुझे तो नहीं दिखाई देते। ना ही इस कंपनी में मैं कभी इन्वेस्टेड थी, ना ही मैंने कभी कोई ट्रेड किया, ना ही ये कंपनी कभी मेरी वॉच लिस्ट में रही। तो इस तरह की जो नई नई कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं
इंडियन मार्केट में आप देख रहे हो ना, चाहे वो स्मॉल कैप हो चाहे वो मिड कैप हो, हालांकि ये मिड कैप सेक्टर की कंपनी है, लेकिन ट्रेडिंग रिलेटेड कंपनीज कोई बहुत ज्यादा दमखम नहीं है। जब तक कंपनी का कोई बहुत ही स्पेसिफिक क्रूशियल रोल ना हो इकोनॉमी में, तब तक आपको उस कंपनी से कोई बिग अप मूव या बिग कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में शायद नहीं सोचना चाहिए। छोटा मोटा ट्रेडिंग, कोई आप ट्रेडिंग पर्पस आपका कोई है तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती। किसी तरह का ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न कोई बन रहा हो वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो बताते के साथ ही आप जाके उसमें ट्रेड लेने लग जाओगे, और ट्रेडिंग को मैं खुद ही मोटिवेट नहीं करती हूं। तो बस इतना ही कहूंगी। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी, मिस्टर नीरी 41 सर की क्वेरी है। ये कहते हैं कि मैम डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के लिए बताइए। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, आपको एक बात बता दूं कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी डेफिनेटली अपने सेक्टर का लीडर है, और डिक्सॉन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया एंड इट सर्विस मोर देन 35% ऑफ इंडियाज रिक्वायरमेंट। तो देखो, अपने सेक्टर का लीडर अगर कोई कंपनी है, डेफिनेटली आप उसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होल्ड करके चल सकते हो। लेकिन अभी जो फिलहाल प्राइसेस हैं, एकदम पीक पे है इस वक्त डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, और बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 4000 से लेके ये कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। इस वक्त 18,000 के ऊपर इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब भी मुझे किसी कंपनी में एंट्री बनानी होती है ना, मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूं, तो मैं कभी भी इतने पीक पे जाके एंट्री नहीं बनाती, क्योंकि पीक पे अगर कोई करेक्शन होता है ना तो वो बिग होता है, और उसके बाद कंसोलिडेशन में कंपनी जा सकती है। तो इस वजह से मैं इतने पीक पे एंट्री बनाने की कोशिश तो नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर मेरे पास ये स्टॉक 3, 4, 5 हजार से होता तो डेफिनेटली मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा के लिए होल्ड करके चलती। ये वो स्टॉक है जिसको आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए होल्ड कर सकते हो। कभी भी इसमें आपको ट्रेड रेड लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बेचने बार बार खरीद बेच के चक्कर में इसमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इस इतने हाई पे जाके एंट्री बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, बस यही कहूंगी। इसी के साथ मेरा आज का न्यूज सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।